हर किसी के अंदर एक खालीपन है और उस खालीपन को भरने का काम धर्म या आइडियोलॉजी करता है। दूसरा आइडिया ये मान सकते हैं कि समझिए कि एक गाड़ी है जीवन, और उसको स्टीयरिंग मतलब किस तरफ दिशा ले जानी है वो काफ़ी हद तक आपकी आइडियोलॉजी तय करती है या धर्म तय करता है। फ्यूल भी यही है और स्टीयरिंग व्हील भी इसी के पास है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो आइडियोलॉजी को जानते ही नहीं है, डिफरेंट हमने तो नहीं पढ़ा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में, सो हाउ कैन यू से दैट वी आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय आइडियोलॉजी। आप ये तो मानेंगे कि यू आर गवर्न्ड बाय सर्टेन आइडियाज, आप ये तो मानेंगे कि आप इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज से प्रभावित हैं। तो जब आप इस समाज में रहते हैं एंड तो आपको नहीं लगता कि आपके जो चॉइसेस हैं क्या सही है क्या गलत है, ये सब आपके एनवायरनमेंट से ही तो शेप हो रहा है। तो कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं जियोपॉलिटिक्स में, उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि इट इज अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, ऐसा नहीं है। इसके रूट्स कुछ अंदर हैं, कुछ गहरी हैं। आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है या कुछ आइडियोलॉजीज मेजर रोल प्ले कर रही हैं या दोनों हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जैसे ही इजराइल स्थापित हो जाता है। उसके बाद ईरान दूसरा ऐसा देश बनता है जो वेलकम करता है, वेलकम इजराइल, हम तो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। यही ईरान जो आज इजराइल का जानी दुश्मन है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से हो सकता है कि आप किसके दोस्त किसके दुश्मन, ये कई कारणों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके यहाँ पर शासन अभी कौन कर रहा है, प्लस आपके फेवर में क्या है। आप कहेंगे मतलब भाई आप किसके दोस्त किसके दुश्मन इस बात से तय होता है ना कि अल्टीमेटली आपका खुद का इंटरेस्ट किस में है। तो उस समय ईरान पर राज कर रहे थे पहलवी डायनेस्टी के शाह मोहम्मद रजा पहलवी, और इनको बैकिंग कौन दे रहा था? यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैकिंग दे रहा था इनकी डायनेस्टी को ईरान पर, यहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तो भाई साहब यही यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। तो इन दोनों का एक कॉमन दोस्त कौन था? यूएसए था। तो दोनों के बीच में भाई दोस्ती तो होनी ही थी, और ये वो ईरान था जिसके अगेंस्ट कई सारे अरब कंट्रीज होते थे। तो सोचो ईरान के अगेंस्ट हैं कुछ अरब कंट्रीज, और इस समय ईरान को चाहिए सपोर्ट, तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है और भाई इजराइल आपको सपोर्ट कर रहा है। तो एक ऐसा डायनेमिक्स था शुरुआत में। ये डायनेमिक्स चला 1979 तक। 1979 में होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। और उसका एक अच्छा बैकग्राउंड है। कहा गया कि ये जो पहलवी डायनेस्टी है इसके दौरान यूएसए, ब्रिटेन, ये जो यूरोपियन देश की जो कंपनीज हैं, इनका एक कंसोर्टियम यानी कि ग्रुप मान लीजिए, ये ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस मेजरली ऑयल उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने बताए हुए दामों पर। मतलब ईरान की जनता गरीब, अमीर हैं ये, इन्हीं के देश के रिसोर्सेज हैं, तो लोगों की आंखें खुलने लगी। ध्यान रखिएगा किसी भी देश में किस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है वो केवल धार्मिक विश्वास पर निर्धारित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे 1979 में जो ईरान का रेवोल्यूशन था, कई लोग कहेंगे अरे तो इस्लामिक रेवोल्यूशन, अरे इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ साथ उसमें एंटी इंपीरियलिज्म का भी तड़का था, उसमें सोशल जस्टिस का भी तड़का था। इस वजह से रिलीजन तो एक बाइंडिंग फोर्स बन गया। यानी कि अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी जो कि सुप्रीम लीडर बने ईरान के आफ्टर 1979, वो इससे पहले भी इनकी सरकार के भ्रष्ट होने पर, इनके यूएसए का एक पपेट कठपुतली होने पर, ईरान को खोखला करने पर इनके खिलाफ बोलते रहे थे। उस समय जो अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी हैं उनको तो देश से बाहर जाना पड़ा था, एग्जाइल में थे। 1979 में ईरान के पॉलिटिकल सीन में उनकी री एंट्री होती है, इनको बाहर कर दिया जाता है। बाद में फिर बाहर ये एक्सपायर हो गए थे, बताया जाता है कि कैंसर हो गया था इनको। खैर द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी हैं उनको सपोर्ट इस वजह से मिल रहा था बिकॉज पीपल वर फेड अप विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज, पीपल वर फेड अप विद द इनइक्वालिटी। तो यानी कि यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है ना, उसका जो एक एंगल होता है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लाना पड़ेगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बाहर वाले नहीं करेंगे, अब नेशनलाइजेशन होगा, ईरान खुद अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और मार्केट के दामों पर बेचेगा। प्लस ये कहना कि जो यूएसए है, भले ही ये पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्टली अपने पास नहीं रखे हुआ था, लेकिन अगर पपेट रजीम बनाकर रखा हुआ है तो एक तरीके से इंपीरियलिज्म ही तो हुआ ये।
यानी कि सरकार का नुमाइंदा अगर यूएसए का है तो इंपीरियल कंट्रोल हुआ, तो एंटी इंपीरियलिज्म भी था। तो यानी कि यहाँ पर रिलीजन और आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम दोनों का इस्तेमाल देख रहे हैं। अब इसके बाद जैसे 1979 में सरकार चेंज होती है, ये अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी बनते हैं लीडर, सुप्रीम लीडर, अब ये इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं। अब इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं होंगे? आपको क्या लगता है मुद्दा केवल ये था कि पैलेस्टीनियन कॉज के साथ इनके सॉलिडारिटी थी? नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही ये मतलब रुहुल्लाह खमैनी की सरकार बनी, सुप्रीम लीडर ही बन गए, तो उसके बाद ये मुस्लिम वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए। इन्होंने कहा कि जो पैलेस्टीन का कॉज है वो केवल पैलेस्टीन का कॉज नहीं है। तो आप कहेंगे अच्छा वो अरब वर्ल्ड का कॉज है। उन्होंने कहा नहीं, अरब वर्ल्ड का कॉज भी नहीं है। तो अरब कंट्रीज वर सेइंग कि यार पैलेस्टीनियंस आर अरब एथनिसिटी पीपल। तो समझ लीजिए कि ये लैंड है अरब का और यहाँ पर है ये इजराइल और पैलेस्टाइन, और यहाँ पर इस जगह पर ये है पर्शिया जहाँ पर ईरान है आज। तो यानी कि इन वाले कंट्रीज को हम अरब कंट्रीज कहते हैं, लेकिन ये जो ईरान है इसको हम अरब नहीं कहते। तो अगर आपको पैलेस्टीनियन कॉज के नाम पर दुनिया भर के मुस्लिम्स को जोड़ना है अपने साथ, तो आप क्या कहेंगे कि इजराइल का बनना यूएसए के सपोर्ट से वो केवल पैलेस्टीन की प्रॉब्लम नहीं, केवल अरब्स की प्रॉब्लम नहीं, वो दुनिया भर के मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है। तो यानी कि आपने एक बड़ा अम्ब्रेला दे दिया, बड़ी सॉलिडारिटी, यानी कि मुस्लिम उम्मा, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड, यू शुड एक्चुअली राइज। यानी कि दुनिया भर के मुस्लिम्स, तुम अपने नेशनल बाउंड्रीज की मत सोचो, तुम शिया और सुन्नी में भी मत बटो, क्योंकि जो यहाँ पर आप ये इस्लामिक रिवोल्यूशन देख रहे हैं, तो भाई ईरान तो शिया नेशन है। तुमने कहा नहीं नहीं, मुद्दा केवल शिया सुन्नी का भी नहीं, मुद्दा मुस्लिम्स का है, रिलीजन एंगल। लेकिन रिलीजन एंगल में एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी आपको दिखेगी। एग्जाम्पल, उस समय पैलेस्टाइन के फेमस जो लीडर थे उस कॉज के, पीएलओ के लीडर यासिर अराफात, उनकी एक मुलाकात होती है इनसे, अयतुल्लाह मिलते हैं उनसे। अयतुल्लाह उनको कहते हैं कि देखो तुम अब इसको अरब कॉज बोलना बंद करो, क्योंकि वो अरब कॉज बोलते थे, बोलो कि ये मुस्लिम वर्ल्ड का कॉज है। तो उस समय उन्होंने कहा कि अभी देखो हमें ज़्यादातर जो सपोर्ट मिलता आया है वो अरब कंट्रीज से मिलता आया है, और जो इजराइल है वो भी ऑफिशियली मानता है कि जॉर्डन रिवर के इस साइड ये पूरा, मतलब जॉर्डन रिवर मान लीजिए यहाँ पर इस साइड पूरा एक ही नेशन होगा, इजराइल होगा, वो पैलेस्टीन को तो जगह दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये नॉन अरब हैं इजराइलीज, और हम अरब सॉलिडारिटी की बात करें तो इनमें आपस में बनी नहीं बात। खैर वो यासिर अराफात चले गए, उसके बाद यूएसए ने बीच में एक समझौता कराया था पीएलओ और इजराइल के बीच में। उसके बाद तो यासिर अराफात ने शांति का रास्ता अपना लिया था, लेकिन इजराइल शांति का रास्ता नहीं अपनाएगा। इजराइल ने कहा यासिर अराफात तुमने हथियार डाल दिए, लेकिन हमारे पास हथियार हैं, हम बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एंटी यूएस सेंटिमेंट्स, इनका कहना था कि जो इजराइल है ना वो है छोटा शैतान और यूएसए है बड़ा शैतान, और ये दोनों शैतान मिलकर एक्चुअली जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो एक तरीके से हमें इनके खिलाफ होना होगा। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब है ये अपने आप को दुनिया के मुस्लिम्स का पहरेदार ना माने। अगर सऊदी अरब में मक्का एंड मदीना हैं जो 2 मोस्ट पायस प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं इस्लाम के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सऊदी अरब ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। वो तो लोकेशन है आपके पास, लीडर वाली काबिलियत नहीं है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब तुम्हारा तो एलाय है यूएसए, तुमने तो अपनी जगह को ओपन कर दिया है यूएसए के बेसिस के लिए, तुम ऑयल बेचते हो यूएसए को, तो ऐसे में वी आर अगेंस्ट सऊदी एज वेल। तो यहां पर सऊदी वर्सेस ईरान हमें एंगल दिख रहा था। ये देखिए, इसके बाद जैसे इजराइल को पता लगा कि अच्छा ये अयतुल्लाह जो खमैनी है भाई ये तो हमें शैतान बना रहे हैं, ये तो हर संभव प्रयास करेंगे इसी चीज़ का कि इजराइल नेस्तनाबूद हो जाए, क्योंकि ईरान का तो कहना था इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो केवल इनका जो कॉलोनाइजर्स हैं, इंपीरियलिस्ट हैं, इनका कोशिश है मुस्लिम वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने का। तो इजराइल ने स्ट्रेटजी अपनाई ऑफेंसिव रियलिज्म, यानी कि एक समय पर जिस देश के साथी इजराइल के साथी होते थे, यानी कि ईरान इजराइल रिलेशंस वर गुड, अब यही इजराइल उन्हीं लोगों के खिलाफ ऑफेंसिव रियलिज्म का इस्तेमाल करेगा। ऑफेंसिव रियलिज्म का मतलब होता है इंतजार मत करो कि कब दुश्मन आप पर अटैक करेगा और आप अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को दिखाओगे कि देखो ये रहा हमारा एयर डोम, ये रहा हमारा
से एयर डिफेंस सिस्टम, और देखो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है भाई साहब डिफेंसिव नहीं, यानी कि तुम दुश्मन की आप पर अटैक करने की कैपेबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर दो ना। तो उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करना स्टार्ट किया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एसोसिनेट करना स्टार्ट किया। तो ये वो दौर था। तो इजराइल अब ऑफेंसिव पर आ गया था। अब इससे ईरान को और बड़े कारण मिल गए अपने आप को और स्ट्रेंथन करने के, प्लस कुछ अदर पिलर्स मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में खड़े करने के, जिससे कि इजराइल को बाकी तरफ से भी घेरा जा सके। उन पिलर्स की भी हम बात करने वाले हैं। पहले क्योंकि हमारा टॉपिक है रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल दोनों, अभी तो मैंने आपको इसका पूरा कंटेक्स्ट बताया, अब ज़रा रिलीजन से इस टॉपिक को उठाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस्लाम के इमर्जेंस से। 1613 AD तो प्रॉफेट मोहम्मद शुरुआत में प्रीच कर रहे थे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने घर के लोगों को। जैसे उन्होंने पब्लिक में अपनी प्रीचिंग को शुरू किया तो वहाँ के जो प्रिविलेंट रिलीजन थे, 3 का आप नाम याद रख सकते हैं। पैगनिज्म जो नेचर में बिलीव करते हैं, जुडाइज्म जहाँ से ज्यूज़ की हम बात करते हैं, और ये मुशरिक्स, ये भी डिफरेंट गॉड्स में बिलीव करते हैं, प्लस गॉड जैसे एट्रीब्यूट को इंसान भी रखता है उसमें भी पूजने की बात करते हैं। आपने सुना है जैसे काबा इस्लामिक धर्म की एक पायस लोकेशन मानी जाती है। तो उस समय पर जो मुशरिक लोग होते थे और इसमें जो इनके ट्रेडर्स होते थे, तो दे यूज टू अर्न लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मुशरिक्स का भी वो एक मेजर लोकेशन होता था उनके रिलीजन का। अब उनको लगा कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद यहाँ पर इस्लाम की प्रीचिंग्स कर रहे हैं तो ये इनके धर्म के लिए खतरा है। जैसे कि ज्यूज़, तो अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है अगर हम ज्यूज़ की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें या फिर इस्लाम की बात करें। जैसे कि ज्यूज़ में हम मोसेस एज अ प्रॉफिट को जानते हैं, तो मोसेस एज अ प्रॉफिट को इस्लाम में भी माना जाता है। एक वीडियो है इज़राइल, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर, लेगेसी लेक्चर है, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का वीडियो, अराउंड 1 आवर का। आप उसमें देखेंगे तो मैंने पूरा टेबल समझाया है डिफरेंट जो भी प्रॉफिट्स हुए, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं इंश्योर करूंगा कि कमेंट्स में उसका लिंक पोस्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पर जैसे ही इन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद मुशरिक्स उनके अगेंस्ट हो गए, ज्यूज़ उनके अगेंस्ट हो गए। अब इस समय ये मदीना शिफ्ट हो गए थे प्रॉफिट मोहम्मद, वहाँ पे प्रीचिंग देनी स्टार्ट करे। अब उनको समझ में आ गया कि अगर कॉन्सोलिडेट करना है मतलब पावर को, तो उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल फोर्स बनना होगा। और समय कुछ ऐसा था कि डिफरेंट क्लैन्स आर गोइंग टू फाइट, तो यू कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन यू हैव पावर, यू हैव टू हैव आर्मी। तो उसके बाद आर्मी बनाते हैं और उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस को जीतते हैं। मक्का जहाँ से उन्हें हटाया गया था, मदीना में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और फाइनली मक्का को भी उन्होंने जीत लिया। जिस समय वो पास अवे हुए 1632 AD में, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये सऊदी अरब, ये नीचे ऊपर वाला एरिया, इस एरिया पर हमने इस्लाम का डोमिनेशन देखा। तो कहा गया कि उस समय जब ये इस्लाम एक्सपेंड हो गया तो उस समय जो यहाँ पर ज्यूज़ रहते थे ओरिजिनली, उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो ज्यूज़ वर ड्रोव अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। ये एक रीज़न है जिसके बेसिस पर ज़ायनिस्ट इज़राइल की मांग करते रहे थे, यानी कि इज़राइल बनेगा वर्ल्ड वॉर 1 के समय। क्यों? क्योंकि वो इस हिस्टोरिकल रिलीजियस लॉजिक को देते थे कि हमें भगाया गया था हमारी जगह से, इस वजह से हमें चाहिए अपनी जगह वापस, क्योंकि जहाँ पर आज जेरूसलेम है वहाँ पर ज्यूज़ भी होते थे। राइट, अब शियाज़ की बात करते हैं क्योंकि एंगल ईरान का है। तो शिया बिलीव करते हैं कि जो जेरूसलेम है उसमें जो अल अक्सा मॉस्क है वो 3rd मोस्ट पायस साइट है, तो उसको तो डिफेंड करना पड़ेगा। अभी इस साइट पर कंट्रोल किसका है, इस एरिया पर कंट्रोल किसका है? इजराइल का है। तो इसी वजह से वो बिलीव करते हैं कि जो इस अल अक्सा मॉस्क से इजराइल को हटा देगा वो ट्रूली मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बताया जाता है कि दिस वाज दी मॉस्क जहाँ से वो प्रॉफेट मोहम्मद अल्टीमेटली हेवन में असेंड करे थे, और उसके बाद उनको लर्निंग्स हुई थी, रिविलेशंस हुए थे, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोपगेशन हुआ था इस्लाम का। तो ये बिलीफ के लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इसकी तरफ को जाकर वो किबला हम बोलते हैं, नमाज अदा की जाती है। खैर, अब ईरान की फॉरेन पॉलिसी में भी हमें यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, रिलीजन। यानी कि 1979 के बाद का जो यू कैन से ईरान है, वो कहता है कि हम इजराइल के अगेंस्ट इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अल अक्सा मॉस्क से फ्री करना है, मतलब उस एरिया को फ्री करना है।
तो एक बिलीफ है यहाँ पर, प्लस एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक वर्ड है महादी। अब शिया और सुन्नी दोनों इसमें बिलीव करते हैं। अब महादी है क्या? जैसे आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आइडिया ये है कि जब क़यामत होगी उससे पहले महादी आएगी, महादी का राइज होगा और वो जो इनजस्टिस है दुनिया में, जो ईविल है दुनिया में, उससे उसको हटाएंगे, मतलब दुनिया से उसको हटाएंगे। अलग अलग धर्मों में ऐसी कुछ फिगर्स के बारे में बात की गई है, राइट। तो शियाज जैसे 12 शिज़्म में बिलीव करते हैं, तो उनका मानना है कि शिज़्म मतलब जो शिया हैं उन पे जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करें इस्लाम के एक्सपेंशन को, इस्लाम को फ्रॉम द थ्रेट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, एंड अल्टीमेटली महादी का राइज होगा। अब इस एग्जाम्पल को जरा एग्जैक्ट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में समझते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना है आर्क ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने अभी एक बात कही थी कि ईरान कोशिश कर रहा है, जगह जगह पिलर स्टैब्लिश कर रहा है। एग्जाम्पल हूथी रेबल्स, कहाँ पर? यमन में। इधर देखिए यहाँ पर हमास, ऊपर इराक में भी हैं बद्र ऑर्गेनाइजेशन, अज़बाब अल हक, और यहाँ पर लेबनान में हिज़्बुल्लाह चर्चा में है। तो ये आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपको लग सकता है कि अच्छा ये तो ठीक है, इज़राइल को बेसिकली प्रेशराइज करने के लिए है, लेकिन ईरान कहता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इज़राइल, इट्स अबाउट लार्जर मुस्लिम कॉज। वी हैव टू प्रोटेक्ट इस्लाम फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट। नाउ रोल ऑफ रिलीजन IR थ्योरी। जैसे एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो कहता है रिलीजन बेस्ड फाउंडेशंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप कहेंगे एग्जांपल देंगे? एग्जांपल तो अभी हम रिलीजन के एंगल की बात कर ही रहे थे कि ईरान फॉरेन पॉलिसी में इसका इस्तेमाल करता है रिलीजन्स आइडियाज़ का। तभी हमास कहता है कि वी आर रेडी टू गिव आवर लाइफ फॉर दिस कॉज। वाई? बिकॉज रिलीजियस एंगल इज देयर। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मासेस वांट टू कनेक्ट देमसेल्फ विद अ ग्रेटर पर्पस। अगर आप कोई ऐसा आइडिया इतने सटीक तरीके से मासेस को दे सकते हैं जिससे कि वो अपने लिए प्राउड फील कर सकें कि यस देयर लिविंग इज वर्थ वाइल, देन मासेस में फॉलो यू। एंड दिस इज द पावर ऑफ रिलीजन एंड आइडियोलॉजी, चाहे वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हो या फिर रिलीजन हो, क्योंकि हर कोई सेंस करना चाहता है लाइफ को कि यार देयर शुड बी सम सेंस इन दिस लिविंग, and these ideologies connect your life with a greater purpose। अभी ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कुछ NGOs की बात करते हैं जिसके थ्रू होता है दिस चैनलिंग ऑफ आइडियोलॉजी। होली लैंड फाउंडेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, अलक्सा फाउंडेशन, अलक्सा मॉस्क की हम बात कर रहे थे। तो ऐसे में रिलीजियस NGOs रोल अदा कर रही हैं यहाँ पर जो टेररिज्म है उसको एक्सपेंड करने में फॉर द ग्रेटर कॉज। ग्रेटर कॉज ही बताते हैं ना वो। अच्छा, टेररिज्म जो है वो भी अपने आप में आइडियोलॉजी तो है। इज्म जहाँ पर आ गया, आतंकवाद, वाद मतलब आइडियोलॉजी। अब आप कहेंगे सर टेररिज्म कैसा आइडियोलॉजी? क्योंकि यहाँ पर एक्ट ऑफ टेरर, आतंक का इस्तेमाल किया जाता है, वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है टू सेट टोन कि आप क्या चाहते हैं। अगर कुछ बहुत ही पावरफुल लोग हैं, देश है, वो आपकी नहीं सुन रहे, तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, जिससे कि वो दबाव में आ जाएं, आपके एग्जिस्टेंस को मानने लग जाएं। तो है वो भी एक क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का तरीका है। ये देखिए हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, तो डू यू थिंक दे आर फाइटिंग फॉर जस्ट सम पीपल इन गाजा? नहीं, फॉर अ ग्रेटर कॉज। वो अल्लाह की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हिसाब से कि जेउस को यहाँ से हटाना है, अलक्सा मॉस्क को, होली मॉस्क को रिक्लेम करना है, तो अल्टीमेटली जन्नत मिलेगी, जन्नत के लिए कर रहे हैं। और वो हमने 7 अक्टूबर वाला अटैक देखा था, स्पेशली ऑन द डे ईव ऑफ फेस्टिवल। कंस्ट्रक्टिविज्म, तो लिबरलिज्म समझ में आया कि रिलीजन को एक्सेप्ट करता है कि यस ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होता है, कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्लेनेशन इससे होता है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म ये देखिए क्या कहता है, याद करने का तरीका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि एक्चुअली एवरी कॉन्फ्लिक्ट दैट यू सी इन द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी, ऑन अ मीनिंग दैट इज क्रिएटेड। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने, जो अयतुल्लाह ख़ुमैनी थे, उन्होंने कहा कि यार देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैलेस्टाइन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अरब, इट्स अबाउट मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि जो इज़राइल है ना, वो सैटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शैतान को, और अल्लाह तो चाहते हैं ना तुम शैतान के खिलाफ लड़ो, और इस लड़ने में अगर तुमने जान की बाजी लगा भी दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क़यामत के दिन न्याय हो जाएगा। क्या है ये शरीर, ये तो ख़त्म होना ही है। फाइट फॉर द लार्जर कॉज।
तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ मीनिंग। बिकॉज कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि एक्चुअली हम सेंस करते हैं लाइफ को थ्रू मीनिंग्स, एंड दीज लीडर्स दे आर प्रो इन गिविंग मीनिंग्स, एंड दीज मीनिंग्स अल्टीमेटली गिव पावर टू समवन। और हमेशा ये नहीं है कि ये मीनिंग खराब ही होते हैं, ये मीनिंग ज़रूरी होते हैं सोसाइटी में देने, जैसे सोसाइटी को ऑर्डर में भी रखा जा सके। एक कॉमन बिलीफ होगा, कॉमन डर होंगे, कॉमन अच्छाई में बिलीव होगा, तो भाई वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका इसमें इस्तेमाल भी होता है। देखिए जो मैंने आपको बताया, स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है, नॉट जस्ट पैलेस्टाइन बट इस्लाम। एनिलेशन ऑफ इजराइल इज नेसेसरी बिकॉज वो शैतान है, उसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो दे सेंस इजराइल नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की एक रिलीजन है, नहीं, वो मतलब ये एक स्टेट है, नहीं, इट इज़ मोर देन दैट। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि जब हमने बता दिया कि यार रिलीजन इसमें कॉमन एंगल है, तो आप ये भी समझ जाओ कि अब पीस भी अगर बीच में आएगा तो पीस भी तभी आएगा जब तुम रिलीजन वाले एंगल पर भी बात करोगे। आपको इसको भी सॉल्व कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ दिया लेकिन हमास वालों के दिमाग से वाइट वॉश थोड़ा ना कर दोगे, हिजबुल्ला से वाइट वॉश थोड़ा ना कर दोगे, अरे अरे देखो पीस ट्रीटी हो गई, पहले तो हम कह रहे थे कि इजराइल को ख़त्म करके जन्नत मिलेगी, अब फिलहाल नहीं मिलेगी, फिलहाल जो है हम कोई और चीज़ बताएंगे, तुम्हें फिलहाल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने साइन कर दिया, तो अल्लाह से के या मतलब गॉड से भी बीच में एग्रीमेंट हो गया। भाई ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इसी वजह से पीस रेजोल्यूशन किसी ट्रीटी से नहीं आ पाएगा, केवल इशू बहुत गहरा है। अगर इतने समय से लगातार प्रीचिंग्स की गई हैं, इट्स अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट लार्जर गोल, तो भाई साहब फिर तो सोल्यूशन भी उसमें लाना पड़ेगा, फिर आपको कंटिन्यूसली कुछ प्रीचिंग्स देनी पड़ेंगी, तब जाकर कोई सोल्यूशन निकलेगा। आइडियोलॉजिकल नेचर देखिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, जैसे 1979 के बाद ईरान में ये इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर होता है विलायत अल फ़क़ी। इसका मतलब होता है कि जो अयतुल्ला हैं, तो देयर आर मैनी अयतुल्लाज, पहले मैं ये बात बता दूं, उसमें से कोई एक अयतुल्ला होंगे जिनको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा इन ईरान। तो जैसे अयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी, वो 1979 के बाद अयतुल्ला सुप्रीम लीडर बने, फिर उसके बाद ये बने अयतुल्ला अली खमैनी जो प्रेजेंट सुप्रीम लीडर हैं। तो इनके गार्जियनशिप में ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है ईरान का। आई मीन ही इज़ द की प्लेयर टू डिसाइड कि हु इज़ गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। तो यहाँ पर इनका मेन रोल हो गया। अब जूरिस्ट क्यों कहा? जूरिस्ट इस वजह से कहा क्योंकि ईरान इज़ अ थियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि धर्म के आधार पर है। उनका मानना है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर ड्रॉ किससे कर रहा है? गॉड से, अल्लाह से। तो अल्लाह के कानून क्या हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको कोई थियोलॉजिस्ट चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो ये वो एक्सपर्ट हैं, अयतुल्लाज वो एक्सपर्ट होते हैं, उनमें से एक को चुना जाता है बेस्ड ऑन कैपेसिटी, कमिटमेंट टू द ईरानियन रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल इंसाइट्स, और जो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी, अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है। तो एक तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी हर जगह होता है। अब ज़रा एक एंगल देखिए, ये जो आपको मैप दिख रहा है पूरा, ये जो रेड बाउंड्री दिख रही है ना, ये एक समय का पर्शिया। तो ईरानियन पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स ड्यू टू देयर हिस्ट्री। उनका मानना है कि पर्शियन सिविलाइजेशन है भाई साहब जो पूरे पर कंट्रोल करती थी। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है अरबिया, अरे ये अरब वाला रीजन, सीरिया वाला रीजन, ये सब कुछ पर्शियन एम्पायर के अंडर होता था, इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ इजिप्ट, ऊपर वाला रीजन जहाँ पर आप देखते हैं टर्की, ये सब कुछ। तो एक्चुअली दे बिलीव इन दैट ग्रेटनेस, एंड राइट नाउ ईरान इज एक्चुअली फोकसिंग अपॉन रिवाइविंग दैट पास्ट। But this past, they are not, as of now, they are not trying to expand their boundaries, but they are expanding their influence by ensuring that such groups, militant groups, are installed in these areas which remain, you can say, committed to the cause of Iran. तो एक तरीके से expansion ही हुआ ना। ईरान मानता है कि उसका पाथ यूनिक है, वो हायर पर्पस के लिए है, और उसको वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन में रहना ही होगा, क्योंकि वेस्ट एक तरीके से इस्लाम के खिलाफ है। जैसे यहाँ पर एक फेमस थियरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि देखो जहाँ पर इस्लाम है रहा है ये, और जहाँ पर वेस्ट रहा है, इसके बॉर्डर्स आपको ब्लडी मिलेंगे, खून खराबा ही मिलेगा। कारण दोनों सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग हैं, और दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट मानती हैं। जब सिक्योरिटी थ्रेट मानती हैं तो दोनों में आपस में संघर्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस वजह से इस थियरी के हिसाब से तो भाई आगे भी अभी संघर्ष चलते रहेंगे।
अब इनका मानना है कि अगर इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करा वेस्ट के खिलाफ, जगह जगह आर्क ऑफ रेजिस्टेंस में ये मिलिटेंट ग्रुप्स हूती, हिजबुल्लाह, हमास नहीं इस्टेब्लिश किए, तो होगा क्या कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो ईरान के रजीम को टॉपल कर देंगे। वो दोबारा से यहाँ पर कोई पपेट रजीम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से ईरान चाहता है ऐसे लीडर्स को ऊपर लाना ईरान के अंदर भी जो कमिटेड हों इस्लामिक रिवोल्यूशन से। तो एंटी इंपीरियलिज्म, इस्लामिक एंड सोशल जस्टिस, ये तीनों का एक मिक्सचर है जिसके बेसिस पर ईरान चाहता है कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो एक्सपेंड करते रहें। इसी वजह से वो लॉयल मिलिशियास क्रिएट करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह वो भी कमिटेड है ईरान के इस कॉज के लिए। और हुतीज़ ने दिखा दिया, रेड सी वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया। कितना बड़ा जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, उसको शिफ्ट होना पड़ा सुएज कैनाल क्राइसिस से। तो ईरान इनके थ्रू क्या शो कर रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईरान, व्हाट हैपन्स विद ईरान, वो केवल ईरान के लिए नहीं होगा, वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो दीज आर लाइक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स दैट ईरान इज डूइंग विद अ मिक्सचर ऑफ आइडियोलॉजी एंड रिलीजन। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग अगेंस्ट यूएस एंड अदर्स। इसी के बेसिस पे वो एंटी जायनिज्म की बात करता है। उनका मानना है कि देखो, जो जायनिस्ट थे उनका तो मानना था कि जॉर्डन रिवर के इस साइड और इस साइड मतलब इस साइड यहाँ पर अभी इजराइल है, पैलेस्टाइन है, और दूसरी साइड जहाँ पर जॉर्डन है, एक थॉट प्रोसेस तो ये था कि जहाँ पर जॉर्डन है वहाँ पर भी इजराइल होगा, ज्यूइश स्टेट होगी। लेकिन फिलहाल भाई वहाँ पर जॉर्डन अपना अलग से देश बना हुआ है, तो वहाँ तो हुआ नहीं। फिर उनका मानना है फिर जॉर्डन के इस साइड कोई और अरब या मुस्लिम देश नहीं होना चाहिए, वहाँ पर फिर ज्यूज़ ही रहने चाहिए। तो इसमें इनका मानना है कि अल्टीमेटली दिस इज़ जो व्हाट इजराइल इज़ डूइंग इट नॉट जस्ट अबाउट पैलेस्टाइन। एक बार इजराइल यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ तो इजराइल अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करेगा, तो उसके एक्सपेंशन को इन्हें लिमिट करना है। वो इसकी सॉलिडारिटी में ये कुछ डे भी बनाते हैं। इजराइल देखिए, इजराइल में जिस भी लीडर ने टू नेशन थ्योरी की बात करी है, मतलब कि चलो इजराइल है जहाँ पर वेस्ट बैंक और गाज़ा है, चलो वहाँ पर पैलेस्टाइन हो जाएगा, देखा गया है कि उसका पॉलिटिकल डिक्लाइन हो गया उस लीडर का। क्यों? क्योंकि वो जो आइडिया है कि भाई अगर अरब स्टेट, पैलेस्टीनियन स्टेट यहाँ पर बन गई तो शायद वो आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट रखेगी। तो इसी वजह से एक बड़ा पोर्शन ऐसा है इजराइल की पॉलिटिकल क्लास का, वो चाहता है कि ठीक है पैलेस्टाइन पर पॉलिटिकल अथॉरिटी तो हो, लेकिन वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इजराइल हो, यानी कि इजराइल के इन्फ्लुएंस में ही हो, जिससे उस एरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी फ्यूचर में इजराइल के खिलाफ ना हो सके। क्योंकि इजराइल को पता है कि इसका जो रूट है को केवल कोई ट्रीटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके रूट जो है रिलीजियस बिलीफ में है, और रिलीजियस बिलीफ को आप एक ट्रीटी से रिजॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से वो चाहता है कि यूएन भले ही बीच बचाव की कोशिश करे, कुछ बीच में एग्रीमेंट की कोशिश करे, लेकिन फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ को हटाना है तो पैलेस्टीन पर इन्फ्लुएंस रखना होगा इजराइल को, इजराइल का मानना है। हालांकि यूएन के आइडियाज़ के हिसाब से जो कहता है कि पीपल शुड हैव राइट टू सेल्फ डिटरमाइन, कि वो किस तरह के स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, ये पैलेस्टीनियन लोगों का उस वाले अधिकार को मतलब एक तरीके से छीन रहा है फॉर इट्स ओन गेन। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। और अब जो इजराइल ऐसा आइडिया में बिलीव करता है, तो आपको नहीं लगता ये अपने आप में ईरान को भी बल देता है? क्योंकि इजराइल अगर पैलेस्टीन में कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को उभरने नहीं देगा, अपने इन्फ्लुएंस में रखेगा, जैसे वेस्ट बैंक के लिए कहा जाता है, गाज़ा में नहीं हो पाता क्योंकि गाज़ा में वो मिलिटेंट हमास वहाँ पर है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे बल मिलता है ईरान को? ईरान कहता देखो मैं तो कह ही रहा था, इजराइल देखो सप्रेशन ही करेगा, इजराइल कभी आपके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रह ही नहीं सकता। तो इससे ईरान को भी फिर फ़ायदा मिलता है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, इस पूरी जर्नी में आपने अभी सीखा कि रिलीजन और आइडियोलॉजिकल दोनों एंगल से हम इसको देख सकते हैं। आइडियोलॉजी में मैंने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करी, लिबरलिज्म की बात करी और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी। इन 3 पॉइंट्स को आप कोट कर सकते हो, और रिलीजियस एंगल का तो मैंने एक्सपेंशन कर ही दिया, राइट। यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ शशांक त्यागी फॉर यू में, और ये क्वेश्चन है डिस्कस द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम रिलीजियस आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर क्लैरिटी है जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स, और यहाँ पर यू कैन कनेक्ट, ठीक है। लास्ट में आपको रिमाइंडर दे दूँ, स्टडी IQ के पोर्टल पर आज एक सेल चल रही है, वो रात 12 बजे एंड हो जाएगी। तो आप त्यागी लाइव कोड यूज़ करके सभी चीज़ों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।